हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम नारायण साहित्य सागर ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बीए, एमए में जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अगर हम देखें तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ और उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख तथ्य हैं, उनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, उनको हम बहुत ही बारीकी के साथ फर्स्ट ग्रेड का लेवल लेकर के हम लोग चलेंगे। ये व्याख्यात्मक से लेकर के जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं, सब में ही बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास आप लोगों के लिए। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 9 सितंबर 1950 को जन्म भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म क्या है? जन्म 9 सितंबर 1850। कहाँ हुआ था? बनारस। बनारस, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पिता का नाम गोपाल चंद्र था। पिता का नाम गोपाल चंद्र था। गोपाल चंद्र था। ये इनका जो उपनाम था ये गिरधर दास था। गिरधर दास। ये इस नाम से काव्य रचनाएं करते थे और ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि रहे हैं। उपनाम गिरधर दास था। इनके इसी उपनाम से ये ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं करते थे। आगे बढ़ते हैं। इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन है बहुत ही संघर्षमय रहा है। 5 वर्ष के जब ये थे छोटे, बहुत ही अल्पायु में ही इनकी माता का निधन हो गया। 10 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का निधन हो गया। अगर आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही रईस खानदान के थे और अपना सारा धन, ये पूरी तरह से सारा धन इन्होंने साहित्य की सेवा में लगा दिया। इनसे कोई भी व्यक्ति मिलता था जो साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई भी, तो इनके अंदर इतनी भावुकता थी, इनकी सेवा भावना ऐसी थी कि अपने सारे धन को इन्होंने लुटा दिया, यूँ कहा जाए तो। ये भी नोट कर सकते हैं हम कि 5 वर्ष की अल्पायु में 5 वर्ष की अल्पायु में माता का निधन हो गया। माता का निधन। प्राथमिक शिक्षा इनकी जो है वो घर पे ही हुई। 10 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया। 10 वर्ष, कितनी बड़ी विडंबना है। 10 वर्ष की आयु में पिता का निधन। पिता का निधन। 10 वर्ष की उम्र में इनके पिता का निधन हो गया और इनकी शिक्षा बाहर नहीं हो पाई। घर पर ही इन्होंने स्वाध्याय के हिसाब से इन्होंने उर्दू, फारसी, बंगला और हिंदी साहित्य के कुछ का अध्ययन किया। अल्पायु में ही पिता के निधन के बाद पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। कर्ज के बोझ से ये दब गए थे। नोट किया जा सकता है, जो व्याख्यात्मक प्रश्नों के हल करने में काम आएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां तथा इनके खर्चीले स्वभाव के कारण, कहा जा सकता है
खर्चीले स्वभाव के कारण ये कर्ज से दब गए, ये कर्ज के बोझ से दब गए, बोझ से दब गए, कर्ज के बोझ से ये दब गए। जिम्मेदारियां बढ़ गई, माता पिता का साया हट गया, अपने स्वभाव के कारण कर्ज के बोझ से दब गए। लेकिन इनको अपने कर्ज से ज़्यादा देश, समाज और राष्ट्र के हित की चिंता थी। उस समय जो हमारे समाज में समस्याएं थी, आंतरिक समस्याएं, बाह्य समस्याएं, स्वतंत्रता से संबंधित समस्याएं, सामाजिक कुरीतियों को लेकर के जो इनकी सोच थी, उनको लेकर के ज़्यादा चिंतित होते थे, बजाय इसके कि हम कर्ज में दबे हुए हैं। यहाँ पर नोट किया जा सकता है, व्यक्तिगत समस्याओं से ज़्यादा इन्हें राष्ट्र और समाज की चिंता थी, और समाज हितों की चिंता थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बात है, ये मात्र 18 वर्ष की आयु में, मात्र 18 वर्ष की आयु में, मात्र 18 वर्ष की आयु में कविवचन सुधा नामक पत्र का संपादन किया इन्होंने। आयु में कविवचन सुधा, कविवचन सुधा नामक पत्र का संपादन किया। 18 साल की उम्र में इन्होंने कविवचन सुधा नामक पत्र का संपादन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जन जागरण था। उद्देश्य क्या था? जन जागरण, लोगों को जागृत करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। किसका? कविवचन सुधा का। बाद में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन और एक पत्रिका और है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिकाएं निकाली। ये ध्यान देने की बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 18 वर्ष की आयु में इन्होंने कविवचन सुधा नामक पत्र का संपादन किया, जिसका उद्देश्य जन जागरण था। उसी उद्देश्य को लेकर के बाद में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका 2 पत्रिकाएं भी इन्होंने निकाली। आगे बढ़ते हैं। एक फेमस कोट है इनका, 1874 में जो प्रकाशित किया था इन्होंने। 1874 में कविवचन सुधा में एक प्रतिज्ञा पत्र जो इन्होंने लिखा था, में एक प्रतिज्ञा पत्र
प्रतिज्ञा पत्र लिखा। ये अगले पेज पर हम करेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो प्रतिज्ञा पत्र में क्या इन्होंने लिखा वो हम देखने का प्रयास करेंगे, वो भी कथन महत्वपूर्ण ही रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड कैमरे को सेट नहीं कर पाया था। स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं आप, फिर आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। वो लिखते हैं प्रतिज्ञा पत्र में, हम लोग परमेश्वर को साक्षी देकर हम लोग परमेश्वर को साक्षी देकर हम लोग परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम बनाते हैं और लिखते हैं कि हम लोग नियम बनाते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहनेंगे। लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। हिंदुस्तान का बना कपड़ा ही स्वीकार करेंगे। हिंदुस्तान का बना कपड़ा ही स्वीकार करेंगे। कपड़ा ही स्वीकार करेंगे। सब देश हितैषी इस उपाय की वृद्धि में उद्योग सब देश हितैषी इस उपाय की वृद्धि में अवश्य उद्योग करेंगे। हम लोग परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम बनाते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। हिंदुस्तान का बना कपड़ा ही स्वीकार करेंगे। सब देश हितैषी इस उपाय की वृद्धि में अवश्य उद्योग करेंगे। ये कवि वचन सुधा में इन्होंने अपना वक्तव्य लिखा था। ध्यान देने की बात है, अगले पॉइंट को हम देखेंगे। ध्यान देने की बात है
ये हिंदी साहित्य में स्वदेशी नारा सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही दिया था। यहां पर नोट कर सकते हैं, हिंदी साहित्य में स्वदेशी नारा, हिंदी साहित्य में स्वदेशी नारा, स्वदेशी नारा सर्वप्रथम भारतेंदु बाबू ने ही दिया था। भारतेंदु बाबू ने ही दिया था। भारतेंदु बाबू ने ही दिया था। उस समय उनकी अवस्था मात्र 24 साल की थी। उस समय उनकी अवस्था मात्र 24 साल की थी। उस समय उनकी अवस्था मात्र 24 साल की थी जिस समय उन्होंने स्वदेशी का नारा इन्होंने दिया था। हिंदी साहित्य में स्वदेशी नारा सर्वप्रथम भारतेंदु बाबू ने ही दिया था, ये बात है। स्वदेशी नारा देने के यही आग्रह का परिणाम है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मंत्र बना। गांधी जी का जो आंदोलन रहा, असहयोग आंदोलन, भारतेंदु बाबू के स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी नारा के बाद ही उसका मार्ग प्रशस्त होता है, जो 1905 में हुआ। आचार्य शुक्ल का एक कथन है इस बारे में, हाँ लिख लेते हैं इसी पे। आचार्य शुक्ल का एक कथन है, स्वदेशी का आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल नहीं, अगले पेज पे लिखेंगे, पूरा कथन हो नहीं पाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इस पे ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल के इस कथन को हम देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण, एक और तो उनकी लेखनी से ऐसे रसपूर्ण, और मर्मस्पर्शी कवित्व और सवये, रसपूर्ण और मर्मस्पर्शी कवित्व और सवये, कवित्व और सवये निकलते थे जो उनके जीवन काल में निकलते थे जो उनके जीवन काल में इधर उधर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे थे। इधर उधर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे थे। लोगों के मुंह से
सुनाई पड़ने लगे थे, सुनाई पढ़ने लगे थे। और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हुए उनके लेख, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हुए उनके लेख, भरे हुए उनके लेख कविताएं चारों ओर देश में मंगल का मंत्र फूंकती थीं। लेख और कविताएं चारों ओर देश में मंगल का मंत्र फूंकती थी, फूंकती थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। एक और तो उनकी लेखनी से ऐसे रसपूर्ण और मर्मस्पर्शी कवित्व और सवैये निकलते थे जो उनके जीवन काल में इधर उधर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे थे, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हुए उनके लेख और कविताएं चारों ओर देश में मंगल का मंत्र फूंकती थी। इन 3-4 लाइनों में ही इनके संपूर्ण काव्य का मर्म आचार्य शुक्ल ने रख दिया है कि उनकी मूलतः अगर देखा जाए तो विशेषताएं लिख डाली है इन्होंने कि वो किस तरह की रचनाओं को किया करते थे। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार मंत्र फूंकते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आगे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय देखेंगे तो इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं का लेखन किया था। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया था।